अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। ओके बच्चों क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपने? ठीक ठाक बच्चों। पेपर ठीक हो गया बच्चों सबका? जी सर, काफ़ी हद तक ठीक हो गया। ओके गुड। किसी को भी मसला हो पेपर में? कोई मसला नहीं था पेपर में किसी का बच्चों? नहीं सर। ओके। लास्ट टाइम बच्चों कहाँ तक पढ़ा था हमने? लास्ट टॉपिक क्या कवर किया था हमने? हाँ जी बच्चे, शमी खान। सर जी शमी बोलो। जी शमी बच्चे। ओके बच्चों, लास्ट टाइम कौन था डिस्कस किया था हमने टॉपिक? सर अभी माइंड में नहीं है, मैं देख रहा हूँ। बच्चों अभी एग्जाम दे के आ रहे हो आप लोग। ये डॉक्यूमेंटेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था? और भी बच्चे यहाँ पे नहीं प्रेजेंट? मोहित बच्चे आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ जी बच्चे, लास्ट कौन सा टॉपिक कवर किया था हमने? इस वक्त जहन में नहीं है, सॉरी। बच्चे पेपर दिया था? यस सर। वो कैसे दिया है? सर मैं भी आई वाज एब्सेंट एट लास्ट लेक्चर। ओके अच्छा। शरोद आवाज आ रही है आपको? शहरोज। शहरोज एब्सेंट है। तंजीला बच्चे आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ जी बच्चे, कौन सा टॉपिक क्लास कवर किया था? सर ये डॉक्यूमेंटेशन वाला हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया था। ओके अच्छा बच्चे, लास्ट में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नेम हमारे पास था इंटरप्राइज सिस्टम डेवलपमेंट में। हमने क्या किया था, हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इसे किस तरह प्रिपेयर करते हैं, क्या टेम्पलेट्स होते हैं और क्या इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसे थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, हम इसे किस किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ा था तो हमने यहाँ पे बात की थी कि IEEE स्टैंडर्ड जो है वो प्रपोज स्ट्रक्चर फॉर अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कि हमारे पास क्या है कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को अगर डॉक्यूमेंट करना है तो हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, डिफरेंट आपके पास लेवल्स हैं, डिफरेंट आपके पास क्या है, आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को। हमने IEEE की बात की थी, तो हमने IEEE में कहा था कि हमारे पास जो कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसकी बेस पे हम अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता था। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट होता था जो हम डिस्कस करते थे अपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में यूजिंग IEEE स्टैंडर्ड, तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते थे कि पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, कि हम इसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्यों प्रिपेयर करने जा रहे हैं, क्या हमारा प्रॉब्लम है, स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट जो बनाने जा रहे हैं इसका स्कोप क्या है, उसमें डेफिनेशन, एक्रोनिम्स, एब्रीविएशन आ जाती हैं, फिर रेफरेंसेस आ जाते हैं, ओवरव्यू ऑफ द रिमार्क ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। तो इस सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा था वो इंट्रोडक्शन था। सेकंड में हमारे पास आ रहा था जनरल डिस्क्रिप्शन आ रहा था। जनरल डिस्क्रिप्शन में हम बात करते थे कि प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव के किस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम इसे बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव क्या है।
उसके बाद प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या हैं, यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से यूज़र इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी, जनरल कॉन्स्टेंट्स, उन पे जो कुछ कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिन्हें हमने यूज़ करते हुए हमने अपनी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना है, अजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें किस में हमारे पास आ जाती हैं, जनरल डिस्क्रिप्शन में हम डिफाइन करते हैं जब हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं यूजिंग IEEE स्टैंडर्ड। फिर हमारे पास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स का पॉइंट आ जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, कवरिंग फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। हम इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल और इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं, और लास्ट में अपेंडिसेस आ जाती हैं और इंडेक्स आ जाता है। तो ये हमारे पास था IEEE स्टैंडर्ड ने हमें एक टेम्पलेट गिवन की तरफ IEEE की तरफ से हमारे पास एक स्टैंडर्ड था जिसे हम फॉलो करते हुए अपने क्या करते थे, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बिल्ड करते थे। फिर हमने देखा था कि हमने अगर कोई स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना है, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन जब एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएगी क्या वो सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट बनाने जा रही है या जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट बनने जा रहा है उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं, उनकी डोमेन चेंज हो सकती है, उनका सिस्टम चेंज हो सकता है। तो क्या है कि इसमें हम कुछ अपनी मर्जी से जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो पॉइंट्स अडॉप्ट करते हो वो अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो इसमें फुल एंड फाइनल कुछ ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने यही पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने और इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने हैं। आप इनमें कुछ चेंजिंग करके, कुछ चीज़ें स्किप करके, कुछ न्यू ऐड करके, कुछ वेरिएशंस करके भी आप इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए अपना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना सकते हो। फिर हमने एक एग्जांपल देखी थी कि कंसीडर अ कंपनी XYZ दैट डेवलप द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, के ये कंपनी क्या डेवलप करने जा रही है, एक सिस्टम बनाने जा रही है, किसके लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो XYZ ने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा था उनमें सबसे पहले प्रीफेस का उनके पास पॉइंट आ रहा था। प्रीफेस में वो क्या कर रहे थे, अपनी वर्जन हिस्ट्री डिफाइन कर रहे थे कि ये वर्जन 1 आया, ये वर्जन 2 आया, ये वर्जन 3 आया। तो इसमें वर्जन वाइज आप हिस्ट्री मेंटेन करते हो कि अगर आपने पहले की रिक्वायरमेंट्स की अदा की थी फिर उसमें कुछ चेंजिंग आई तो आपने उसका वर्जन चेंज कर दिया, अब ये वर्जन 2 हो गया। फिर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हुई, आपने उसे चेंज करके एक न्यू डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए तो ये वर्जन आपके पास 3 हो जाएगा। तो इस तरह जिस जिस तरह हम अपनी क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को मेच्योर करते हैं, हमारे वर्जन भी मेच्योर होते जाते हैं, वर्जन भी अपडेट होते जाते हैं। तो ये हिस्ट्री सारी आप किस में मेंटेन करते हो, प्री फेज में मेंटेन करते हो। फिर आपके पास इंट्रोडक्शन का पॉइंट आता है। इन्होंने क्या किया था, XYZ कंपनी ने इंट्रोडक्शन का पॉइंट था, इंट्रोडक्शन में उन्होंने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था कि ये हम एक्चुअली कौन सी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। फिर ग्लोसरी आ रहा था, ग्लोसरी में क्या चीज़ें डिफाइन की उन्होंने, टेक्निकल टर्म्स, ऑब्जर्वेशन जो इस डॉक्यूमेंट में यूज होंगे, ऑब्जर्वेशन उन्हें एक्सप्लेन किया ग्लोसरी के पॉइंट में। फिर उनके पास स्टेप आता है जनरल यूजर रिक्वायरमेंट के, यूजर क्या चाहता है, जो यूजर चाह रहा होता है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है वो हाई लेवल पे जस्ट जनरल फॉर्म में लिख देते हो यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज, और कुछ आप डायग्राम पे यूज करते हुए जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो यूजर ने सिस्टम बनाना होता है वो किस में आ जाता है, जनरल यूजर रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। फिर सिस्टम आर्किटेक्चर आ जाता है कि जो सिस्टम बनाने जा रहे हो इसके जो आर्किटेक्चर बनाना है वो किस लेवल का होगा, क्या क्या उसमें चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होंगी। हाई लेवल ओवरव्यू हो जाता है आपके एक सिस्टम आर्किटेक्चर का। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन आ जाती है। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं या XYZ कंपनी सिस्टम बनाने जा रही है, उन्होंने हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन इस स्टेप में एक्सप्लेन किए हैं कि दिस इज एन ऑप्शनल चैप्टर स्पेसिफाइंग द हार्डवेयर दैट, कि ये ऑप्शनल चैप्टर हो सकता है कि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन कोई वो रिकमेंडेड ही ना हो यूजर साइड पे। अगर रिकमेंडेड है तो हम यहाँ पे फेस कर देंगे, अदरवाइज हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप सिस्टम बनाने जा रहे हो अगर उसकी भी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन हैं तो वो आप किस में डिफाइन करोगे, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के स्टेप में करोगे। फिर XYZ ने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, नेक्स्ट उनके पास स्टेप आ रहा था डिटेल सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। इनमें हाई लेवल पे नहीं लिखा था उन्होंने, मतलब बिल्कुल डिटेल में जो भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रही हो, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है वो डिटेल में यहाँ पे डिफाइन की है डिटेल सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में। और लास्ट स्टेप उनके पास था रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स का,
This chapter should describe the reliability and performance requirement which are expected of the system. तो ये क्या था कि हमने ये चीज़ें हम सम अप कर रहे थे, क्या चीज़ें सम अप कर रहे थे कि एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर होता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि IEEE ने हमें कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपना एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स हमने वन बाय वन देख लिए हैं कि इंट्रोडक्शन आ जाता है, जनरल डिस्क्रिप्शन आ जाता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आ जाता है, अपेंडिसेस आ जाती हैं और इंडेक्स आ जाता है। फिर हमने एक रियल टाइम एग्जांपल लेके देखी कि एक XYZ कंपनी है कि वो उसका सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं किसके अगेंस्ट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट। तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था तो उनके पॉइंट्स कुछ ये थे, प्रीफेस था, इंट्रोडक्शन था, ग्लोसरी था, जनरल यूजर रिक्वायरमेंट था, सिस्टम आर्किटेक्चर था, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन था, डिटेल सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन थी और रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आप देखोगे IEEE और इसमें कुछ चेंजिंग आ रही है, कुछ न्यू स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ न्यू स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो XYZ कंपनी ने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो इसका मतलब यही है कि ज़रूरी नहीं है फुल एंड फाइनल स्टेट अभी ये चीज़ नहीं है कि IEEE ने जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं उन्हीं को ही हम जस्ट यूज़ करके कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, हम उन्हें यूज़ करते हुए एक क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और हम कुछ अपनी मर्जी से डिपेंड करता है कि क्या सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने जा रहे हो, तो आप अपनी मर्जी से कुछ चेंजिंग करके डॉक्यूमेंट में चेंजिंग लेके आ सकते हो। फिर राइटिंग रिक्वायरमेंट था कि राइटिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है कि requirements are usually written as paragraph of natural language text supplemented by diagram and equations। कि आप जो रिक्वायरमेंट्स लिखते हो जब राइट करने जाते हो, राइट अप करने जाते हो, तो वो पैराग्राफ्स की शेप में होता है और जो पैराग्राफ्स होते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज की आप टेक्स्ट फॉर्मेट में वो पैराग्राफ्स लिखते हो। और इसके अलावा आप डायग्राम से भी एलेबोरेट कर सकते हो रिक्वायरमेंट्स, और यूजिंग इक्वेशंस भी आप डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने रिक्वायरमेंट्स को राइट अप कर सकते हो। फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि प्रॉब्लम विद रिक्वायरमेंट्स के, जब हम रिक्वायरमेंट्स राइट अप कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंडीशनल क्लॉजेज विच आर कंफ्यूजिंग, स्लोपी एंड अनकंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी, राइटर एज्यूम रीडर हैव डोमेन नॉलेज। तो ये हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी होती है कि सम टाइम, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक बैंकिंग सेक्टर की बात की थी कि अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो आप क्या करते हो, जब आप रिक्वायरमेंट लिख रहे थे तो एक जगह पे रिक्वायरमेंट में आप कह रहे हो कि जो बैंक अकाउंट ओपन होगा उसके लिए आपके पास जो इनिशियल पेमेंट आपको सबमिट करानी पड़ेगी वो 1000 होगी। फिर कि नेक्स्ट पे जाके किसी नेक्स्ट मॉड्यूल या नेक्स्ट एक्टिविटी या नेक्स्ट प्रोसेस पे जाके वो कह रहे हैं कि जो आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है वो 2000 पे करना है। तो पहले बात की थी 1000 की, अब बात की है कि 2000 इनिशियल अमाउंट होगी तो बैंक अकाउंट ओपन होगा। तो इनकंसिस्टेंसी आ रही है, तो जिसकी वजह से हमें राइटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद क्या कहता है कि राइटर एज्यूम रीडर हैव डोमेन नॉलेज, कि वो ये अज्यूम करते हैं कि जो सिस्टम बनवाने जा रहे होते हैं उन्हें ये लगता है कि जो हम बनाने जा रहे हैं, हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में ये होता है कि इन्हें हमारी डोमेन का नॉलेज है, हम जो कुछ भी बताएँगे ये उसी टाइम अंडरस्टैंड कर जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि लेट्स सपोज़ कि हम तो एक आईटी रिलेटेड लोग हैं। हम जब किसी भी फर्म का सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने जाएँगे, तो हम ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें हर डोमेन का नॉलेज हो और पीक लेवल पे नॉलेज हो। तो ऐसा नहीं होता है कि जो पढ़ने वाला है उसे डोमेन का नॉलेज होगा, आपने उसे अपनी डोमेन का नॉलेज भी देना है, फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बतानी है। कैसे? कि फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हमसे कुछ बनाना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो जो उनके प्रोसेस होंगे, जो उनकी डोमेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वो हमें एलेबोरेट करेंगे। हम इसी तरह किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो वो हमें अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ों को, जो कुछ बेसिक्स को क्लियर करेंगे कि इस हमारी डोमेन में इस चीज़ को ऐसे अप्लाई करते हैं, ये होता है। तो वो उस डोमेन रिलेटेड चीज़ें भी बताना लाज़मी है। लेकिन क्या करता है कि रीडर अज़्यूम कर लेता है कि हमें सारा कुछ ही पता है। तो राइटिंग एसेंशियल हमने देखी थी, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि राइटिंग एसेंशियल क्या होती है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस देखी थी। गाइडलाइंस के बाद हमने देखा था कि गाइडलाइंस में क्या है, डिफाइंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर डिस्क्राइबिंग रिक्वायरमेंट, के एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स को लिखने के लिए। यूज डायग्राम अप्रोप्रिएटली,
कि डायग्राम यूज करते हुए हम रिक्वायरमेंट्स को राइट अप कर सकते हैं, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स क्वांटिटेटिवली, सप्लीमेंट नेचुरल लैंग्वेज विद अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारी चीजें हैं कि जब हम लिखने जाते हैं तो इन गाइडलाइंस को देखते हुए हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को राइट अप करना पड़ता है। तो ये तो सारी चीज़ें थी, जस्ट हमने क्या किया, गो थ्रू किया है। ये लास्ट लेक्चर की चीज़ें थी कि हमने रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट बनाना, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमारे पास क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को किस तरह अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। अभी तक तो हमने देखा कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, गैदर कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसे राइट अप करना है, रिक्वायरमेंट्स का एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो वो डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, अभी तक हमने यही चीज़ें देखी थी। अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, अब फोकस करने जा रहे हैं मेन जो हमारा पर्पज है कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, के रिक्वायरमेंट को इंजीनियरिंग कैसे करेंगे और उसके कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो ये हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है प्रोसेसेस का, कि एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कैसे किसे कहते हैं, फिर हम मूव करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो ये हमने ऑलरेडी भी देखा था स्टार्टिंग लेक्चर में कि प्रोसेस क्या होता है, कि प्रोसेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है विच ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू आउटपुट। क्या होता है प्रोसेसेस में, कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज क्या करती हैं कि हम उन्हें कुछ इनपुट देते हैं, वो उन्हें ट्रांसफॉर्म करके किस में करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाती है, कुछ भी स्पेसिफिक आउटपुट में हो जाती है। तो एक इनपुट दे के उस पर कुछ अप्लाई करके जो हम आउटपुट लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस है। A process description encapsulate knowledge and allow it to be reused. Example of processes descriptions, कि हमारे पास एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं प्रोसेसेस डिस्क्रिप्शन की, इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर अ डिश वॉशर, cookery book, प्रोसीजर्स मैनुअल फॉर अ बैंक, क्वालिटी मैनुअल फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये हमारे कुछ रियल टाइम एग्जांपल हैं जिन्हें देखते हुए हम बता सकते हैं कि प्रोसेसेस डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। लेट्स सपोज अगर हम डिश वॉशर की बात करें तो हमारे पास एक इक्विपमेंट है जो क्या करता है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये डिश वॉशर है। इसमें कुछ हम क्या देते हैं, कुछ हम अपने मटेरियल देते हैं जिसे ये क्या करके देता है, ये वॉश करके देता है। अब प्रोसेस क्या है कि आप अब कुछ मटेरियल दोगे, उस पे क्या होगा, उस पे वो वॉश करेगा, कुछ उस पर प्रोसेस अप्लाई करेगा, वॉश करने के बाद हमारे पास जो वही मटेरियल जो हमने दिया था वो क्या होगा कि आफ्टर वॉशिंग जो हमारे पास मटेरियल अचीव्ड होगा वो हम उसे कंसीडर करेंगे एज आउटपुट। अब हमें डिश वॉशर को यूज करना है, तो ये प्रोसेस को हमने यूज करना है। तो प्रोसेस को यूज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइंस भी पता होनी चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे इनपुट देंगे, क्या चीज़ें हमें, लेट्स सपोज एक डिश वॉशर है, हमें उसे कैसे यूज़ करना होगा, कौन सा बटन प्रेस करेंगे, कौन सा बटन प्रेस करने से कोई डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, और फिर हमारी जो आपके पास डिश है वो वॉश होके आ जाती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगी कि एक हमारे पास एक बुक होगी जिसे हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल कह रहे हैं, उस बुक को देखते हुए जो कि कंपनी ने हमें दी होगी, उसे देखते हुए हम बता देंगे कि इस मशीन को कैसे यूज़ करना है, कैसे इसे इनपुट देनी है, इनपुट देने के बाद ये कौन से बटन से कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो ये एक हमारे पास क्या होगा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा। उसी तरह हमने क्या करना है कि लेट्स सपोज एक क्या करते हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी में, हम अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे लीव अप्लाई करनी है, तो हम न्यू आए अभी यूनिवर्सिटी में, तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे लीव कैसे मिलती है, हम किस तरह लीव ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एक मैनुअल गिवन होना चाहिए जिसे देखते हुए हम बता सकते हैं, जिन्हें पढ़ के हमें ये पता लग जाएगा कि हमें लीव लेनी है तो उसके क्या प्रोसीजर है, क्या हमें एप्लीकेशन करनी है, कैसे एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, किससे साइन करानी है और क्या उसमें प्रोसीजर अप्लाई होंगे तो हमारी लीव एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये एक प्रोसीजर, ये क्या प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस किसका है, लीव लेने का प्रोसेस है। तो जो भी प्रोसेस होगा उसके अगेंस्ट जो उसकी डिटेल होगी वो हमें क्या बताएगी कि ये प्रोसेस कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी, लेकिन हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि एक प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो कुछ इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर देता आउटपुट में। तो जो भी प्रोसेस अप्लाई करना होता है उसके अगेंस्ट हमें कोई ना कोई डिटेल जरूर पता हो कि ये प्रोसेस कैसे अप्लाई होना है।
उसके बाद हमारे पास बात आती है डिज़ाइन प्रोसेस। प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया कि एक प्रोसेस क्या होता है, कैसे इनपुट से आउटपुट में हम मूव होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिज़ाइन प्रोसेसेस क्या होते हैं। कि एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हमने बात की कि एक डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, हर प्रोसेसेस को परफॉर्म करने का एक सीक्वेंस होता है। तो अब हम डिज़ाइन की बात करने जा रहे हैं कि वो प्रोसेस डिज़ाइन कैसे होते हैं। तो processes which involve creativity, interaction between a wide range of different people, engineering judgment and background knowledge and experience। कि आपने कोई भी प्रोसेस है, मतलब कोई भी काम है, जब उसे डिज़ाइन करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, उसमें वाइड रेंज ऑफ पीपल होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ उस प्रोसेस को डिज़ाइन करने के लिए। जजमेंटल एबिलिटी होती है, और जो प्रोसेस अप्लाई डिज़ाइन करने जा रहे हो तो उसका कोई आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोसेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इंटरेक्शन होती है डिफरेंट पीपल्स के साथ, और जजमेंटल एबिलिटी होती है, बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है जिसकी बेस पे हम जिसे यूज़ करते हुए अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए उस फील्ड से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए उस प्रोसेस को क्या कर लेते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस है ये राइटिंग अ बुक, ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्फ्रेंस, डिजाइनिंग अ प्रोसेसर चिप, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। कि हमने एक बुक लिखनी है तो एक बुक क्या है कि हमने ये एक प्रोसेस करना है। अब बुक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ पर्सन है एक्स वाई एंड जी, या हमारे पास कुछ टीम्स हैं जो ये डिज़ाइन करने जा रही हैं। एक टीम एक्स है, एक वाई और एक जी है। एक्स टीम भी डिज़ाइन करने जा रही है एक बुक, सेम बुक डिज़ाइन करने जा रही है वाई टीम भी, और सेम बुक डिज़ाइन करने जा रही है जी टीम। अब क्या होगा, ये जो ऊपर चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिएटिविटी, इंटरेक्शन, जजमेंटल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अब ये लोग हर एक्स वाई जी जो टीम होगी या लोग होंगे, ये अपनी ये चीज़ें यूज़ करते हुए बुक को राइट अप करेंगे, बुक को डिज़ाइन करेंगे। तो जब टीम एक्स डिज़ाइन करेगी तो जो बुक बनेगी वो डिफरेंट होगी टीम वाई से। हो सकता है कि जो वाई टीम बुक डिज़ाइन करेगी वो डिफरेंट हो सकती है जो जी ने और एक्स ने बिल्ड की है। हो सकता है जो जी ने बुक राइट अप की है वो डिफरेंट है, उसका डिज़ाइन लेवल डिफरेंट है वाई से और एक्स से। अब वो इस चीज़ को बताने का मतलब ये है कि एक जब बुक लिख रहे हैं तो डिफरेंट लोगों ने काम किया, डिफरेंट टीम ने काम किया। अब जब भी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि जो आपके पास बुक राइटअप होगी एट द एंड वो डिफरेंट होगी हर टीम की। वो क्यों डिफरेंट होगी, वो इसलिए क्योंकि हर टीम का बैकग्राउंड नॉलेज डिफरेंट होगा, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, उनकी जजमेंटल एबिलिटी डिफरेंट होगी, उनके लोगों से इंटरेक्शन करने की एबिलिटी डिफरेंट होगी, क्रिएटिविटी डिफरेंट होगी, तो ये क्रिएटिविटी लेवल डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो इस अब हर किसी का नॉलेज भी डिफरेंट होता है, एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है। तो जिसका नॉलेज अच्छा होगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, वो बुक को अच्छी तरह डिज़ाइन करेगा। जिसका बैकग्राउंड नॉलेज या एक्सपीरियंस कम होगा वो ज़रा कम लेवल पे बुक को राइट अप करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब डिज़ाइन करने जाते हैं किसी प्रोसेस को तो इंडिविजुअली हर जो टीम होगी, हर पर्सन होगा, उसका जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, डिज़ाइन लेवल दूसरे इंडिविजुअल किसी पर्सन के साथ किसी टीम से। उसी तरह एक कॉन्फ्रेंस है, उसी तरह एक्स वाई जी कुछ आपके पास पर्सन हैं, वो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराते हैं। तो अब वो कॉन्फ्रेंस जो कंडक्ट कराने का आपके पास प्रोसेस होगा, डिज़ाइन करने का प्रोसेस होगा, वो डिफरेंट हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट भी होगा, क्योंकि सबका जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो सेम नहीं होती, सबकी क्रिएटिविटी लेवल सेम नहीं होता। तो ये हमारे पास डिफरेंस है कि ये डिफरेंट आपके पास क्या है, प्रोसेसेस हैं जो डिज़ाइन होते हैं, ये इनकी बेस पे, ये ऊपर जो हमारे पास चीज़ें गिवन है इनकी बेस पे, और इंडिविजुअली हर पर्सन की, हर टीम की ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं जब वो डिज़ाइन करने जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर। तो इसमें हमने पहले बात की प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के बाद डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, डिज़ाइन प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि एक्चुअली हमारा मेन टॉपिक क्या है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस।
अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को अगर हम ओवरऑल सम अप करें तो ये डायग्राम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या कर रही है, हमें एलेबोरेट करके दे रही है कि एक आरई प्रोसेस क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट में, इनपुट लेके वो आउटपुट में कैसे कन्वर्ट होती है। अब सबसे पहले क्या है कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड में कुछ इनपुट्स आ रही हैं और राइट साइड पे, मोस्ट राइट साइड पे देखें तो कुछ आउटपुट आ रही है। अब ये इनपुट कन्वर्ट हो रही है इसमें आउटपुट में, और इन बिटवीन हम इन पे क्या करें, कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करें, कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करें। इन प्रोसेसेस को अप्लाई करने के बाद हमारे पास आउटपुट आ रही है, और इन प्रोसेसेस को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ इनपुट्स की ज़रूरत है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इनपुट क्या आएगी कि हमने रिक्वायरमेंट्स को क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है उन पे प्रोसेसेस को अप्लाई करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे। इनपुट्स हमारे पास कौन सी हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर नीड्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस एंड डोमेन इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास एज अ इनपुट फॉर्म में हमारे पास होंगी, जिन्हें हम कन्वर्ट करेंगे कुछ आउटपुट में। अब सबसे पहले अगर देखें वन बाय वन देखें कि एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या है। एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये है कि हम फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग सेक्टर का एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। अब हमने उस पर कुछ प्रोसेस अप्लाई करना है, लेकिन उस प्रोसेस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस से पहले हमें क्या इनपुट चाहिए होगी, जो उससे रिलेटेड जो सिस्टम्स ऑलरेडी बन चुके हैं, वर्किंग फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, वर्किंग वो किसी भी इन्वायरमेंट में वर्किंग कंडीशन में वो चल रहे हैं, तो उसमें क्या है वो आपने स्टडी करना है पहले। सबसे पहले कि लेट्स सपोज मैं एक बैंकिंग सेक्टर का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, तो आपने बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उन्हें पहले रीड करना होगा। उनमें कुछ ड्रॉबैक्स होंगे जिन्हें आप देखोगे कि इनमें क्या ड्रॉबैक है, हमने इसे ओवरकम करना है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर देखोगे उसमें क्या ड्रॉबैक है, उसमें देखोगे। और हो सकता है कि आप इसलिए भी उन्हें स्टडी करो कि आप कुछ उनके जो प्रोसेसेस हैं उन्हें एज इट इज उठाओ और उन्हें अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दो, इसलिए भी स्टडी हो सकती है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीड करने के हमारे पास डिफरेंट हमारे पास बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो बेनिफिट्स में क्या क्या हो सकता है, कि उनमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो देखने के लिए उन्हें रीड करो। कुछ प्रोसेस जो बिल्कुल ठीक कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो उन्हें आप देखोगे कि वो किस तरह काम हो रहा है, उनसे हेल्प लेके आप सिस्टम अपना इम्प्लीमेंट कर लोगे। हो सकता है ये भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी काम एग्जिस्टिंग सिस्टम बने हुए हैं, आप उनसे ही आपने अपना जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है उनके साथ लिंक करना होगा, तो आपको डिफरेंट बेनिफिट्स के लिए एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीड आउट करना पड़ेगा। फिर आपको क्या चाहिए इनपुट में, स्टेक होल्डर नीड्स के। स्टेक होल्डर्स की नीड्स क्या है कि हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम तो बनाने जा रहे हैं, तो लेकिन इसमें स्टेक होल्डर्स की नीड क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें हमने गैदर करना है। फॉर एग्जांपल उसी तरह बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर में स्टेक होल्डर्स क्या होंगे, कि वो स्टेक होल्डर्स होंगे जो भी एम्प्लॉयज में काम कर रहे होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज़ करेंगे, वो स्टेक होल्डर्स होंगे। अब उनकी ज़रूरत क्या है, कि कैश वाले डिपार्टमेंट में उनकी ज़रूरत क्या है, एचआर डिपार्टमेंट की ज़रूरत क्या है, एडमिन को ज़रूरत क्या है, क्या क्या उनकी नीड्स है जिनके लिए वो सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहते हैं। तो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोग होंगे, जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो जो बनाने जा रहे हो उसे यूज़ करोगे, उनकी जो भी नीड्स होगी उन्हें आइडेंटिफाई करोगे एज अ इनपुट। फिर आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने जा रहे हो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी होंगे जिन्हें फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, सिस्टम को बनाना है, तो आपको वो भी देखने पड़ेंगे। रेगुलेशन तो हो सकते हैं कि आप एक फॉर एग्जांपल किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का बनाने जा रहे हो सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसके लिए जब रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो तो आपको उसके क्या करना पड़ता है, रेगुलेशंस को देखना पड़ता है, रूल्स को देखना पड़ता है, सेफ्टी वाइज भी देखना पड़ता है, हेल्थ वाइज भी देखना पड़ता है। तो उसमें कुछ रूल्स भी अप्लाई हो सकते हैं जिन्हें हमें देखते हुए अपने सिस्टम को बिल्ड करना है या इंजीनियरिंग उसकी करनी है। फिर डोमेन इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए होगी।
डोमेन इंफॉर्मेशन के जिस डोमेन का आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उस डोमेन से रिलेटेड आपको नॉलेज भी पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर का उसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो हमें उसके कुछ बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें उसका पता होना लाजमी है कि कैश क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लेजर्स क्या होते हैं। तो इन चीज़ों का हमें पता होना लाजमी है, तब भी हम उनके जो प्रोसेसेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, इनपुट्स आ रही थी, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हैं। ये इनपुट्स हमारे पास आएंगी, उन पे हम जो भी प्रोसेसेस अप्लाई करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, आउटपुट में। तो हम प्रोसेसेस जब इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे प्रोसेसेस को अप्लाई करते हुए, तो एट द एंड हमारे पास क्या बनेगा, एक एग्रीड रिक्वायरमेंट्स बनेंगी कि वो रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी जो एग्रीड होंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, क्या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी होंगी जो एग्रीड रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी। हाँ जी, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रोसेसेस अप्लाई करने के बाद, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएं जो जो एग्रीड रिक्वायरमेंट्स ना हो। और वो क्यों आएंगी कि स्टेक होल्डर्स कुछ कह रहा था, हमें कुछ समझ आई, हमने कुछ कर लिया, एट द एंड जब स्टेक होल्डर ने देखा तो स्टेक होल्डर ने कहा ये तो मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, मैंने तो इस तरह कहा था, इस तरह नहीं कहा था। तो वो एग्रीड रिक्वायरमेंट्स में नहीं आएंगी, तो उसमें कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो उन कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करना पड़ेगा स्टेक होल्डर से डिस्कशन करने के बाद। तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एग्रीड रिक्वायरमेंट्स। तो फिर हमारे पास आउटपुट में क्या आ सकता है, सिस्टम स्पेसिफिकेशन आ सकती है। ऑब्वियसली जब आपने रिक्वायरमेंट्स वेल एफिशिएंट वे में गैदर कर ली हैं, प्रोसेसेस अप्लाई कर लिए हैं, तो हमारे पास एट द एंड क्या आएगा कि जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, जो रिजल्ट आएंगे वो हमारा सिस्टम स्पेसिफिकेशन होंगे। मतलब कि सिस्टम हमने इस तरह का बनाना है, ये चीज़ें उसमें ऐड करनी है, ये मॉड्यूल्स बनाने हैं, तो वो सिस्टम स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी। और उसके बाद सिस्टम मॉडल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की आउटपुट्स आ रही हैं। आउटपुट्स लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इनपुट्स चाहिए होंगे जिन पे हम अपने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेसेस को अप्लाई करेंगे और आउटपुट को अचीव कर लेंगे। बच्चों आइए समझ यहाँ तक। यस सर। बाबर अली आपको आवाज आ रही है? जी सर। ओके। अली सुल्तान आपको आवाज आ रही है? अली सुल्तान, अली सुल्तान ये एब्सेंट है। ओके, अली सैन बच्चे आपको आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी बच्चे, समझ आ रही है? जी सर। अभी क्या डिस्कस किया हमने लास्ट पे? सर ये मेरी प्रोसेस सिस्टम को डिस्कस किया है। समझ आ गई इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस की? यस सर। ओके। सना बच्चे आपको आवाज आ रही है? सना बच्चे आपको आवाज आ रही है?